this is Suman and welcome back to Electric Classes. I hope you all are doing well. आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आरपीएससी है अपना, उसके असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज आपके आ चुकी हैं। 5 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और इसके फॉर्म जो है 14 अगस्त से भरे जाएंगे। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कब फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, और सिलेबस क्या है, आपका एग्जाम का स्कीम क्या होगा, किस तरह से जो है आपका रिक्रूटमेंट होगा, पेपर किस तरह से होंगे और आपका प्रोसेस क्या होगा सिलेक्शन का। उसके बाद हम असिस्टेंट इंजीनियर प्री और मेंस दोनों का सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टाइम बाद वैकेंसीज आई है, 2018 के बाद शायद ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स हो चुके हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है बीटेक पास आउट्स के लिए, या जो बीटेक फाइनल ईयर के हैं उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ब्रांचेज को मिलाकर अगर बात करते हैं अपन तो 1014 आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड एग्रीकल्चर जो ब्रांचेज हैं उन सबको मिला के बात करें तो आपकी जो है यहाँ पे 1014 वैकेंसीज आई हैं। अब अपन कैटेगरी के हिसाब से इनको देख सकते हैं, सिविल की कितनी है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कितनी है, और वो भी डिपार्टमेंट वाइज, जैसे पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग में कितनी है, या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में कितनी है, या फिर WRD की बात करते हैं। तो अभी सब अपन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले अपन PhD की बात करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग के लिए अपना जो है इलेक्ट्रिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सिविल के आप देख सकते हैं जनरल के अंदर 87 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपके। जनरल वीमेन की बात करते हैं, SC, ST, OBC और MBC की देख सकते हैं। अब अपन बात करें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल PhD की, जो है 101 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपकी। इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ही ब्रांच वाले जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, और उसके हिसाब से जो है जो भी आपका कट ऑफ होगा या जो भी फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कॉमन होगा दोनों का। तो अभी बात करें अपन जनरल की बात करते हैं तो जनरल अनरिजर्व्ड के अंदर आप बात करेंगे तो टोटल 40 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पे। वीमेन की बात करते हैं तो 3 वैकेंसीज हैं। उसके बाद आप विडो और डिवोर्सी की बात कर सकते हैं। SC और ST की बात करते हैं तो SC के अंदर आपकी जनरल में 80 नंबर ऑफ वैकेंसीज है और वीमेन के लिए 5 वैकेंसीज है, ठीक है। ST में बात करें तो जनरल में अब 10 वैकेंसीज है और वीमेन के लिए 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। OBC की अगर बात करते हैं तो आपकी जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। OBC में जनरल की बात करें तो 18 है और वीमेन की बात करते हैं तो 7 नंबर ऑफ वैकेंसीज है आपके यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से आप MBC और EWS की देख सकते हैं, 7 और 2 है EWS के अंदर। MBC की बात करें तो 5 नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज है जनरल और वीमेन को मिला के, ठीक है। तो ये अपना PhD का हो गया। PWD की बात करते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की। तो सिविल की आप देख सकते हैं टोटल 125 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, और PWD इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो टोटल 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपकी। इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी कम वैकेंसीज है, और सिविल क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट में सिविल से ज़्यादा रिलेटेड है तो इलेक्ट्रिकल की PWD में बात करते हैं तो टोटल 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें अपन डिवीजन करें इनका कैटेगरी वाइज तो जनरल के लिए 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज और वीमेन में 3 वैकेंसीज है। और इसी तरह से SC की बात करते हैं और ST की बात करेंगे और OBC की बात करेंगे तो 4 और 1 5 टोटल वैकेंसीज है, ठीक है। तो PWD में काफ़ी कम वैकेंसीज है, टोटल 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और WRD में बात करते हैं तो WRD में इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं है। सिविल के लिए देख सकते हैं 156 वैकेंसीज हैं, और मैकेनिकल की बात करें तो 7 वैकेंसी हैं WRD में। और फिर पंचायती राज डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो सिविल और एग्रीकल्चर से रिलेटेड वैकेंसीज हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल इसके अंदर भी नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल की टोटल बात करें अपन तो PhD के अंदर आप देख सकते हैं 101 टोटल वैकेंसीज है, और PWD में देखें तो 20 वैकेंसीज है, ठीक है। तो आपकी 121 टोटल वैकेंसीज है। कैटेगरी के हिसाब से आप डिवाइड करेंगे, जनरल, OBC, MBC, SC, ST में तो काफ़ी कम वैकेंसीज है, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो काफ़ी टाइम से तैयारी भी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी, और जो पास आउट हुए हैं उनके लिए भी, क्योंकि मोस्टली इसके अंदर जो भी है आपका बीटेक का सिलेबस है तो जो फाइनल ईयर के अंदर है उनकी भी बात करेंगे, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। फिर आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है, वो आप खुद नोटिफिकेशन में देखें इसको। उसके बाद ही आप इसके अंदर एक नोट दिया हुआ है कि आप अगर एक ही ब्रांच है आपके पास में तो आपको एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके अंदर ही आपको जो है डिपार्टमेंट वाइज
प्रायोरिटी फिल करनी होगी। और अगर आपके पास एक से अधिक ब्रांचेज हैं आपकी क्वालिफिकेशन, तो उस हिसाब से आप जो है एक से अधिक वो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी के पास एक से अधिक जो है बीटेक की डिग्री होगी, एक से ज़्यादा किसी ब्रांच के अंदर। और ये देखिए आप, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जो है पीएचईडी के अंदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो वैकेंसी है उसके अंदर दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, आपके दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी और मैकेनिकल वाले भी, क्योंकि वो कंबाइंड है दोनों के लिए, ठीक है। फिर आप ये सब देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर वैकेंसीज हैं और अगर आपके कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं है तो आपकी सीट जो है जनरल में चली जाएंगी और इस तरह से। और आप जो है फिजिकल हैंडीकैप के लिए देख सकते हैं। और आरपीएससी के जो भी रूल्स है कैटेगरी के अंदर वही यहाँ पे अप्लीकेबल होंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं आप, तो बीटेक या बीई होना चाहिए आपका। सिविल के लिए है तो सिविल के अंदर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में है तो उसके अंदर, या फिर एग्रीकल्चर में है तो आपका उसके अंदर, ठीक है। हर के अंदर बीई या बीटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर आप देख सकते हैं इसके अंदर हिंदी का जो है आपका देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर और राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। बाकी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका कोई यहाँ पे जो है कोई ऐसा प्रोविज़न दिया हुआ नहीं रहता कहीं भी जगह पे, तो नॉर्मली इतना नॉलेज हिंदी का और देवनागरी का सबको होता है, ठीक है। पे बैंड की बात करते हैं आप, आपका जो पे स्केल होगा वो आपका पता है लेवल 14 के अंदर होगा, 5400 ग्रेड पे है आपका। और फाइनल ईयर की अगर बात करते हैं तो जो अभी फाइनल ईयर के अंदर है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो रिजल्ट है एग्ज़ाम का फाइनल ईयर का वो आपका मेंस एग्ज़ाम से पहले आपको आ जाए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर आप क्वालिफाई नहीं होंगे उसके लिए। एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी आपका कैटेगरी वाइज जो है आपका एज लिमिट के अंदर यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ रहता है। हर एक कैटेगरी में आप देख सकते हैं, जैसे एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उसके अंदर मेल कैंडिडेट की बात करें तो 5 साल का आपका जो है एज रिलैक्सेशन है। इसी तरह से फीमेल के लिए 10 ईयर्स का और अनरिजर्व्ड में फीमेल के लिए 5 ईयर्स का है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे कि आपका जो है एग्ज़ाम किस तरह से होगा, क्या होगा। तो आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा, इसके अंदर आपका पहला तो प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब प्री एग्ज़ाम की बात करें, अभी डेट और ये सब तो आया नहीं है तो वो दे देंगे अपने हिसाब से। और प्री एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं अपन, तो वो आपका जो है सिर्फ और सिर्फ आपका सेग्रीगेशन के लिए होगा ताकि मेंस एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई हो जाएं। उसके लिए आपके जो मार्क्स होंगे प्री के वो आपके कहीं भी इंक्लूड नहीं होंगे, इसके अंदर कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर से आप 14 तारीख से और 12 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका, ठीक है। और ऑनलाइन प्रोसेस आपको पता है आरपीएससी के लिए अगर आपको करना है तो एसएसओ के साइट पे आप जाते हैं, वहाँ पे ओटीआर करना है। ऑलरेडी आपने ओटीआर किया हुआ रहता है तो वो सारी जो है डिटेल अपने आप ले लेता है, और नहीं किया हुआ था तो आप एक बार ओटीआर करना है, उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं उसके अंदर। और आपको जो है फॉर्म सबमिट करने से पहले अपनी सारी डिटेल्स जो है एक बार चेक कर लेनी है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है करेक्शन के लिए एक ही बार चांस मिलता है। और अगर उस टाइम पे भी आप करेक्शन नहीं कर पाते हैं तो फिर आप जो भी आपने मिस्टेक करी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे कैटेगरी हो गया या फिर आपके नाम में कुछ मिस्टेक हो गया, या फिर जैसे एससी एसटी से रिलेटेड है और आपने जनरल में फॉर्म फिल कर दिया है, इसी तरह से आप जैसे विडो है, कोई डाइवोर्सी है, तो आप एक बार ही करेक्शन का मौका मिलेगा और उसके बाद आपका कभी करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप ओटीआर जब कर रहे हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप एक बार पूरा अच्छे से चेक करें उसको और उसके बाद ही सबमिट करें, ठीक है। उसके बाद अपन इसकी बात करते हैं। आप अब अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया और उसमें कोई मिस्टेक रह गई है आपकी, तो आपका जो है एग्ज़ाम आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किए है उसके बाद 10 दिन के भीतर भीतर आपके पास में एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। 500 रुपीज़ आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और आप जो आरपीएससी की साइट पे जो भी आपके दिए रहते हैं, आपके जो भी डायरेक्शन दिए हैं उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। कोई भी आपने करेक्शन करना है तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कभी भी करेक्शन के लिए कोई मौका नहीं दिया जाएगा और अगर कोई गलती होगी तो आप खुद उसके लिए लायबल होंगे। फिर अगर अपन बात करते हैं कि इसका जो है सिलेबस क्या होगा, स्कीम क्या होगा, एग्जामिनेशन का किस तरह से एग्जाम होगा, क्या पैटर्न है एग्जाम का, तो प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, ये सबको पता रहता है, ठीक है। प्री एग्जाम जो है आपका
वो 400 मार्क्स का होगा। और ऐसे ही मेंस एग्जाम जो है वो आपका 400 मार्क्स, 200 फॉर ईच, और 100 के आपके दो अलग पेपर होंगे, ठीक है। तो प्री की अगर बात करते हैं तो प्री में आपका एक कंपलसरी पेपर होगा जिसके अंदर आपका जीके हो गया, जनरल साइंस हो गया, राजस्थान का हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक, और ये सबसे रिलेटेड आपका 200 मार्क्स का एक पेपर होगा 2 आवर्स का, ठीक है। ये आप प्री की बात करते हैं, पहला पेपर जो आपका कंपलसरी होगा उसके अंदर। इसका सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे, दोनों ही पेपर का और मेंस का भी। उसके बाद आपका जो ऑप्शनल पेपर है, जो भी आपके पास ब्रांच है उससे रिलेटेड आपका पेपर होगा 200 मार्क्स का। और उसके बाद में आपका जो है 2 आवर्स का होगा वो भी पेपर, और 200 मार्क्स का आपका कंपलसरी है, 200 आपका ऑप्शनल है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक आप जो सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से। तो आपका 400 का प्री का एग्जाम होगा। और ये जो है आपका एमसीक्यू टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। और इसके अंदर आपको सेग्रीगेट किया जाएगा सिर्फ मेंस एग्जाम के लिए। इसमें जो भी मार्क्स आप ऑब्टेन करते हैं वो आपके कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ओवरऑल जो आपका परफॉर्मेंस होगा उसके अंदर। मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके 4 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आपका हिंदी का, पूरा जो है 100 मार्क्स का होगा। इसके अंदर हिंदी का सिलेबस की बात करेंगे, वैसे 12th स्टैंडर्ड तक जो हिंदी ग्रामर होती है वो आपका सिलेबस इसमें आएगा। दूसरा पेपर होगा आपका सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग का। तो इसकी अगर बात करते हैं अपन तो ये भी 100 मार्क्स का होगा। और इसका सिलेबस भी अभी डिस्कस करेंगे अपन कि सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से, और पूरा ब्रॉडली डिस्कस करेंगे कि हर एक टर्म जो है अच्छे से आपके क्लियर हो जाए। पेपर थर्ड की बात करें और फोर्थ की बात करते हैं तो जो भी आप स्ट्रीम है आपका, जो भी ब्रांच है, आपने जो 4 ब्रांचेज में से सेलेक्ट करा है उसमें से 2 पेपर होंगे आपके। और जो भी आपका प्री का सिलेबस है उसी के हिसाब से आपके मेंस में ये सिलेबस है, दोनों का सेम ही सिलेबस है। तो आप बेटर होगा मेंस के लिए पहले प्रिपेयर करें, तो प्री उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सब्जेक्ट जो है आपके सेग्रीगेट कर दिए गए हैं, दोनों में आधे आधे सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके पेपर थर्ड और फोर्थ के अंदर। और 200 मार्क्स फॉर ईच पेपर होगा। तो इस तरह से आपका मेंस में 4 पेपर होंगे, और आपका प्रीलिम्स जो है उसके अंदर आपके 2 पेपर होंगे। और मेंस के अंदर आपका हिंदी और सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो अलग से होगा। और इसके अलावा प्री की बात करते हैं उसके अंदर आपकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और ये सब। वैसे सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर भी मोस्टली यही सारी चीज़ें हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आपका जो है यहाँ पे इंटरव्यू होगा। मेंस के अंदर जो भी आप मार्क्स लेते हैं उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू होगा। और उसके बाद ही आपको जो है यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही आप जो है बाकी चीज़ें देख सकते हैं, आपको कुछ भी मोबाइल नंबर है, ईमेल है, चेंज करना है या जो भी है आपका उस हिसाब से। इसके बाद अपन बात करते हैं अपना जो है एग्ज़ाम का डेट आपका आ चुका है, आपका भी उसकी भी बात करेंगे। तो आई थिंक दिस नवंबर या अक्टूबर 2025 में आपका एग्ज़ाम होगा प्री का। तो मुझे लगता है कि आरपीएससी ने अभी कैलेंडर जारी करना स्टार्ट कर दिए हैं हर एक एग्जाम के लिए 1 साल पहले ही। तो प्री के लिए आपको 1 साल का टाइम मिल रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा ही है। तो इसका मतलब ये है कि मेंस के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, ऑलमोस्ट 3-4 महीने मैक्सिमम मिलेंगे मेरे हिसाब से। तो इस हिसाब से आप जो है मेंस की तैयारी करते चले पहले से ही, तो आपका जो है प्री क्लियर होगा। और मेंस के लिए भी आपको ज़्यादा जो है बाद में पढ़ने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो सजेस्ट करूंगी मैं आपको कि मेंस का आप स्टार्ट करें पहले पढ़ना, और मेंस के साथ ही आपका प्री कवर करते चले जाएं, ठीक है। अभी अपन सिलेबस की बात करते हैं। उसके अगर यहाँ पे अपन बात करते तो पहले अपन प्री एग्जाम का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो पहले अपना कंपलसरी पेपर है, दूसरा ऑप्शनल पेपर है, ठीक है। तो कंपलसरी पेपर का सिलेबस आप देख सकते हैं, ये मैंने पुराना सिलेबस देखा है और वही आपका इसी एग्जाम के अंदर भी वही सिलेबस आएगा। और कुछ चेंज वहाँ पे पॉसिबल है नहीं ऐसा कुछ, और ऐसा दिया भी नहीं है कि अलग से कुछ सिलेबस आएगा। अगर आएगा तो हम उससे दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जो है इससे स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। तो पहले अपन देखते हैं कंपलसरी पेपर का, जिसके अंदर आपका जीके होगा, जनरल साइंस होगा और राजस्थान का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी होगा, ये सब। पहला आप करंट अफेयर देख सकते हैं। करंट अफेयर में सबको पता है जो करंट इवेंट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट के या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस जो भी हैं अपने,
उसके जो भी इश्यू होते हैं, जैसे ईरान इजराइल और रसिया यूक्रेन ये सब चल रहा है उसके बारे में, या फिर कुछ और भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे कुछ नया हुआ है या फिर कुछ चेंज हुआ है, जो भी इंटरनेशनल और नेशनल एजेंसीज हैं या फिर वो एक्टिविटी करी है, जैसे अभी ओलंपिक्स हो गया, स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में, गेम्स हो गया, नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे खेलो इंडिया हो गया, ये सब चीज़ें जो है स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर अभी जो भी करंट में चल रहे हैं, एशियन गेम्स हो गए, ओलंपिक्स हो गए, ये सब जो भी है आपका उसके बारे में इसमें पूछा जाएगा। हिस्ट्री और कल्चर की बात अगर अपन करते हैं तो राजस्थान हिस्ट्री की बात करेंगे तो आपकी मिडेवियल हिस्ट्री आएगी, जो भी आपके ये जो किंग्स हैं, किंगलैंड्स हैं, इन सब के बारे में। सोशियो इकोनॉमिक लाइफ आएगा वहाँ पे, उस टाइम में मिडेवियल जो आपका टाइम था वहाँ पे किस तरह की सोशल सिचुएशंस थी, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या था, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हुआ करते थे और किस तरह से अरेंजमेंट हुआ करता था, वो सब के बारे में पूछे। फ्रीडम मूवमेंट्स जो थे अपने, जो भी अपने किसान हैं या फिर जो भी आदिवासी है, उन सब के जो भी आपके मूवमेंट्स हुए थे। और पॉलिटिकल अवेकनिंग हो गई आपकी, इसका मतलब है कि आपका जो भी फ्रीडम मूवमेंट हुए थे उसके पीछे लोग किस तरह से आपके जो है अवेक हुए थे, क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन थे, या फिर कुछ जो है आपका लिटरेचर था, या फिर जो पॉलिटिकल लोग थे, इन लोगों ने जो भी आपकी जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में की, जिसकी वजह से फ्रीडम मूवमेंट्स को जो है वो एक दिशा मिली थी, डायरेक्शन मिली, तो वो सब के बारे में। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो गया आपका, जो भी अपने 7 स्टेजेस में इंटीग्रेशन हुआ था राजस्थान का, उसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ना है आपको। इसके साथ ही अगर अपन हिस्ट्री और कल्चर, हिस्ट्री की बात हो गई, हिस्ट्री में ये 4 आपके जो पॉइंट है वो हिस्ट्री में कवर हो जाएंगे। और उसके बाद में अपन बात करते हैं कल्चर की, बात करेंगे तो डायलेक्ट्स आ जाएगा, लिटरेचर आ जाएगा आपका, किस तरह के कितने लिटरेचर हैं, जो भी अलग अलग आपके जो भी पोइट वगैरह हो गए, या फिर जो भी आपके ये न्यूज़पेपर्स हो गए, या फिर जो भी बुक्स वगैरह थी उस टाइम की, वो सब के बारे में पूछा जाएगा। म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, थिएटर हो गया, कितने तरह के म्यूजिक होते हैं, डांस कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से हैं आपके यहाँ पे, जो भी है आपके जो लोकल हो गए या फिर जो भी कॉमर्शियल हैं एक्टिविटीज़ हैं उस तरह के। रिलीजियस बिलीफ की बात करते हैं, कर्स हो गए, सेंट्स हो गए, पोइट्स हो गए, जो भी आपके हैं, और वॉरियर्स हो गए, लोक देवता हो गए, लोक देवियाँ हो गई, जो भी है इन सब के सॉन्ग्स हो गए, डांस हो गए, या फिर जो भी इनके अलग अलग जो जैसे दादू पंथ है अपना, और इस तरह से जो भी रामानंदी रामानुज संप्रदाय है, ये सब के बारे में यहाँ पे पढ़ना है आपको, ठीक है। जैसे संत हो गए आपके, धन्ना जी, पीपा जी हो गए, मीराबाई हो गई, रैदास हो गया, ये सब के बारे में आपको ये जो कर्ल्स हैं, सेंट्स हैं, इसके अंदर पढ़ना है। इसके अलावा संप्रदाय हो गए आपके, जैसे कर्ल्स हो गए, वैष्णव संप्रदाय हो गया आपका, दादू पंथ हो गया, इसी तरह से जो भी है अलग अलग उन सब के बारे में पढ़ना है। हैंडीक्राफ्ट हो गया, जो भी राजस्थान के अंदर अलग अलग है, जैसे मोलेला हो गया या पोट्री हो गया, ये सब के बारे में पढ़ना है। और फेयर एंड फेस्टिवल हो गए आपके, जो भी फेयर्स होते हैं, अलग अलग फेस्टिवल हो गए, जैसे तीज हो गया, गणगौर, और ये सब के बारे में। कस्टम्स हो गए, क्या क्या अपने कस्टम्स है राजस्थान के अंदर। ड्रेसेज हो गए, किस तरह के, जैसे जो है आपका कौन कौन, जैसे फीमेल हो गए, मेल हो गए, उस तरह के क्या क्या ड्रेसेस कौन कौन से ओकेजन पे पहनी जाती है, उस सब के बारे में। ऑर्नामेंट हो गए, कौन महिलाएं कहाँ कहाँ क्या क्या पहनती हैं ऑर्नामेंट, ये सब। और ट्राइबल एस्पेक्ट्स हो गए, इसके रिलेशन में आपको जो ऑर्नामेंट्स पढ़ने हैं कि ट्राइबल सहरिया हो गया, भील हो गया, मीना हो गया, ये सब क्या क्या जो है आपके ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ड्रेसेस किस किस तरह की पहनते हैं, क्या क्या कस्टम्स होते हैं इनके अंदर, जैसे नाता प्रथा हो गया, मोताना छेड़ा, और ये सब के बारे में पढ़ना। फेस्टिवल हो गए, जैसे आपका जो है अलग अलग जो भी लगते हैं यहाँ पे फेयर्स होते हैं, फेस्टिवल, जैसे आदिवासियों का हो गया, ट्राइबल्स हो गए, इन सब के क्या क्या लगते हैं, सहरिया हो गया, इनके अलग अलग जो भी आपके फेस्टिवल होते हैं अलग अलग तिथियों पे, उस सब के बारे में यहाँ पे पढ़ना, ठीक है। जनरल साइंस की बात करते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है अपना। जनरल साइंस के अंदर आपका आ जाएगा टेक्नोलॉजी के अभी क्या क्या चल रहे हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, रोबोटिक्स हो गया, आपका एआई हो गया, एआई बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग हो गया, बिग डेटा हो गया, और आपका ब्लॉकचेन टेक्निक, ये सब के बारे में, जैसे इसमें दे रखा है टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, सैटेलाइट हो गया, इन सब के बारे में जो भी है आपको अवेयर रहना थोड़ा थोड़ा, इन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं।
और एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर हो गए, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के पार्ट सबको पता है। CSIR जो लैब्स है अपनी, वो सब के अंदर क्या क्या रिसर्च चल रहे हैं, और लैब्स कहाँ कहाँ पे, इंस्टीट्यूट हो गए, जैसे आपका ये इसरो हो गया, इन सब के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे पोल्यूशन और एनवायरनमेंट से रिलेटेड अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे G20 एंड ये सब हुआ है, G7 हो गया, या फिर और भी अपन एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। फिर अपन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो फूड एंड कमर्शियल क्रॉप्स हो गई राजस्थान की, कितने तरह की क्रॉप्स होती है अपने खरीफ और रबी के अंदर, क्या क्या होती है। फूड जो है अपना फूड प्रोसेसिंग टाइप, क्या क्या अपन कौन सी जगह पे क्या है और कौन से सीजन में क्या क्या फूड अपन लेते हैं, ये सब। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे आपका जो है शुगर इंडस्ट्रीज हो गई है, या फिर आपकी कॉटन इंडस्ट्रीज हो गई है, ये सब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। राजस्थान में कहाँ कहाँ पे है, कब लगी थी, क्या क्या होता है उसके अंदर, ये सब पढ़ना है, ठीक है। इरिगेशन हो गया आपका, जब भी आपकी जो है नई नई स्कीम होती है, जैसे मीडियम हो गई, स्मॉल हो गई, लार्ज, जो भी इरिगेशन आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे भाखड़ा नागल हो गया, या फिर आपका माही हो गया, चंबल हो गया, ये सब के बारे में पढ़ना है। इरिगेशन आपका देखना है, जैसे वेल्स हो गए, इनसे करते हैं अपन, या फिर रिवर्स हो गए, इन सब से करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डेजर्ट के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट चला रखे हैं हमने, ठीक है। अभी जैसे वर्ल्ड बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन सब की हेल्प से अपन नए नए प्रोजेक्ट अपने चलते हैं, जो एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट होते हैं, और कुछ अपन PPP पे भी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, उसके बेसिस पे भी नए प्रोजेक्ट चलाते हैं, वो सब के बारे में पढ़ना, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट हो गया आपका, इसमें पढ़ना है कितने डिस्ट्रिक्ट्स में है, क्या क्या इसके अंदर कवर होता है, कौन कौन सी इसके अंदर से कैनाल निकलती है, क्या पीने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए आपका कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में यूज है इसका, कितना एरिया कवर करता है। ग्रोथ एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो गई अपने, क्या क्या, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर ग्लास इंडस्ट्रीज हो गई, ये सब केमिकल इंडस्ट्री है, जैसे आपका सांबर है, चंबल फर्टिलाइजर्स है, और सेमकोर ग्लास है, जैसे सेंट गोबेन, और ये सब के बारे में पढ़ना है। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, जैसे आपका एग्रीकल्चर जो है रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा जो है आपका है जगह, जो भी एरिया है आपका, और बाकी अलग चीज़ें भी हैं, वहाँ से आप रॉ मटेरियल वगैरह लेते हैं, तो सबकी इंडस्ट्री क्या क्या, ठीक है, कहाँ कहाँ से मिलते हैं। मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई आपकी, जैसे मिनरल्स आप देख सकते हैं, लोहा हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, और ये सब जिप्सम हो गया, सेरेमिक हो गया, ये सब की इंडस्ट्रीज जो हैं वो कौन कौन से एरिया में और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या आपके मिनरल्स मिलते हैं, और क्या क्या इंडस्ट्रीज हैं, उस सब के बारे में। स्मॉल स्केल एंड कॉटन इंडस्ट्रीज आपको पढ़नी है। एक्सपोर्ट आइटम राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट, अपन जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऐसा कुछ से एक स्कीम चलती है, उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट में क्या क्या अपन एक्सपोर्ट करते हैं। ट्राइब्स हो गया और उसकी इकोनॉमी हो गई, जैसे सहरिया हो गया, गरासिया हो गया, भील हो गए, ये सब इनका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या है, किस किस चीज़ों पे इनकी इकोनॉमी बेस्ड रहती है, जैसे कुछ वनों पे निर्भर रहते हैं, कुछ जैसे पशुपालन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हो गए, जो भी कोऑपरेटिव मूवमेंट्स अपने चले हैं, और जैसे आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए चला था राजसमंद की भीम तहसील से, इस तरह से आपके कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो भी चले थे। टूरिज्म डेवलपमेंट हो गया राजस्थान के अंदर, जैसे बहुत सारे टूरिज्म सर्किट हैं अपने, जैसे बुद्धा सर्किट हो गया, या फिर आपका कृष्णा सर्किट हो गया, हनुमान सर्किट हो गया, और डेजर्ट हो गया, ट्राइबल हो गया, ये सब सर्किट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वेरियस 5 ईयर प्लान्स जो भी हुए थे अपने, वो सारे 12 थे 5 ईयर्स प्लान्स, उनके बारे में पढ़ना है, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, सारे सबके क्या क्या प्रोग्रेस हुई, जैसे हर एक की, किसी में एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, किसी में इंडस्ट्रीज पे फोकस किया था, इस तरह से आपको पढ़ना है। मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है राजस्थान की, जैसे यहाँ पे अपने जो MSME है वो ज़्यादा है, और ऊपर से अपने पास जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, अपने पास जो है इंडस्ट्रीज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लोन वगैरह नहीं मिलता है, ये सब चीज़ें हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में। ऑब्स्टकल्स क्या आ रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, जैसे अपना जो भी आपका राजस्थान का जो भी है आपका ज्योग्राफी, आप बात कर सकते हैं, क्लाइमेट हो गया, या फिर अपना जो है स्ट्रक्चर हो गया यहाँ का,
और एरिया हो गया, उसके हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, या फिर अपने पास रिसोर्सेज नहीं है, ज़्यादा बजट नहीं है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है इसमें। और अभी करंट राजस्थान और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में क्या क्या स्कीम है नई चला रखी है गवर्नमेंट में, बजट में क्या अनाउंसमेंट किए हैं, उस सब के बारे में पढ़ना, ठीक है। और इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं और उसके इम्पैक्ट क्या क्या है, ठीक है। जैसे अभी अपना चल रहा है मोनेटाइजेशन स्कीम हो गया, पीएम गति शक्ति हो गया, मोनेटाइजेशन का ज़्यादा चल रहा है अभी अपना, जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है अपना एम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इस हिसाब से क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसके लिए नई नई स्कीमें जो भी चला रखी हैं वो सब पढ़ना है। कॉमर्शियल बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए राजस्थान में, जैसे आरएफसी है, रिको हो गया, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात करते हैं, वैसे काफ़ी अपना इकोनॉमी है उसके अंदर भी ज्योग्राफी आ चुका है। और यहाँ पे ज्योग्राफी को बात करेंगे तो ये फिजिकल फीचर्स हैं यहाँ पे, जैसे रिवर क्या क्या है, माउंटेन्स कितने हैं, कॉन्टिनेंट्स हो गए, ओशन हो गए, ये सारे अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गए, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, जैसे अपना एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, उन सब के अंदर जो भी माउंटेन्स है, जैसे रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, आल्प्स, और ये सब के बारे में पढ़ना है आपको। कॉन्टिनेंट्स यही है, और ओशंस जो जो प्रशांत हो गया आपका, पैसिफिक हो गया, और ये भी जो भी है इंडियन ओशन हो गया, ये सब के बारे में पढ़ना, ठीक है। इकोलॉजी और वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है, कितने आपके जो भी हैं टाइगर रिजर्व हो गए या फिर वेटलैंड्स हो गई, ये सब के बारे में पढ़ना है। और क्या क्या अपन इनके लिए जो है प्रोग्राम चला रखे हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करते हैं तो क्लाइमेट हो गया अपना, वेजिटेशन हो गया, सोइल रीजन्स हो गए, कितने तरह की सोइल हैं राजस्थान में और कौन कौन से एरिया में डिवीजन किया हुआ है उसका। क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट के अंदर आपका जैसे राजस्थान है उसको मोस्टली अपन 5 या 4 भागों में बांटते हैं क्लाइमेट के एस्पेक्ट में, तो वो पढ़ना आपको। ब्रॉड फिजिकल डिवीजन हो गए राजस्थान के, जैसे आपका डेजर्ट हो गया, उसके बाद में अरावली हो गया, और ये जो आपका ईस्टर्न जो है प्लेन्स हो गए, और आपका हाड़ौती हो गया, ये सब की बात करते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करेंगे तो पॉपुलेशन क्या है अपनी, जो भी 2011 का सेंसस था उसके हिसाब से पॉपुलेशन हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, पॉवर्टी का क्या सीन चल रहा है, ड्रोट का क्या है अपने, और डेजर्टिफिकेशन हो गया राजस्थान का। नेचुरल रिसोर्सेज हो गए राजस्थान के अंदर, जैसे रिवर्स हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज में यही है आपका, वेजिटेशन हो गया, रिवर्स हो गए, सोइल हो गया, इसकी बात करते हैं। और माइंस एंड मिनरल्स की बात कर सकते हैं आप, जैसे अपने राजस्थान में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से माइंस मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं और उनके माइंस कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट हो गया, जैसे ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया, अभी अपना नया जो है स्कीम चल रही है, जैसे एक पेड़ माँ के नाम अभियान अभी चला रखा है राजस्थान सरकार ने, तो उसमें ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया जो है आपकी फॉरेस्ट पॉलिसी 2023 की आई थी, उसके हिसाब से वो पढ़ लेना आपको। लैंड वाटर हो गया आपका, एनिमल रिसोर्सेज हो गए आपके, वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन, जैसे टाइगर रिजर्व हो गया, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, वेटलैंड हो गए, इन सब के बारे में पढ़ना है। एनर्जी प्रॉब्लम्स हो गई, और कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे आपका विंड हो गया, सोलर हो गया, बायोमास हो गया, बायोगैस हो गया, उसके अलावा आपका थर्मल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ये सब एनर्जीज के बारे में पढ़ना है। और एनर्जी जनरेशन के प्रॉब्लम्स क्या क्या है, जैसे अपने समर सीजन आता है तो काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं अपन, तो अपन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सिविल और ये सब अपने आउट ऑफ सिलेबस है, तो अपन सिर्फ इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये सारे ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के अंदर जो है सेम रहता है सिलेबस आपका। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, जो भी बीटेक के अंदर आता है वही आएगा इसमें। फील्ड थ्योरी हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक हो गया, ये सब मैक्सवेल इक्वेशन हो गया। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स हो गए आपके, जैसे मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, सुपर कंडक्टिविटी हो गया, ये सब। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया आपका, इसके अंदर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, ट्रांसड्यूसर, डिजिटल मेजरमेंट्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया आपका, डायोड्स हो गया, ट्रांजिस्टर हो गए, रेगुलेटर हो गए, ये सब के बारे में पढ़ना है।
और माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम एंड कंप्यूटर देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, बेसिक लेआउट क्या क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या है इनके अंदर, एल्गोरिदम क्या है वो सब। बाकी माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम और कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा अपना मजबूत होता नहीं है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर सकते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो ये आपको पता है, AC to DC कन्वर्टर, चॉपर कंट्रोल, अनकंट्रोल पावर रेक्टिफायर, ये सब इसमें है। कंट्रोल सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर इलेक्ट्रिकल मशीन है अपना, पावर सिस्टम है, और पावर सिस्टम में आपको पता है सबसे बड़ा सिलेबस तो इसका ही होता है, स्विच गियर प्रोटेक्शन भी इसके अंदर आता है। तो ये सारा सिलेबस की अगर अपन बात करते हैं तो अपना बीटेक का जो भी सिलेबस है वो सारा इसके अंदर कवर होता है। और इसके अंदर बहुत सारा सिलेबस तो मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, जो अपना 2021 में वैकेंसीज थी उनके लिए। और इसके अलावा अपन जो है हर एक सब्जेक्ट को दोबारा से पढ़ेंगे, बेसिक्स भी क्लियर करेंगे और इनके MCQs भी करेंगे, ताकि प्री के लिए आपका MCQ प्रिपेयर हो जाए और आपका जो मेंस के लिए जो है थ्योरी प्रिपेयर हो जाए। तो हम हर एक सब्जेक्ट जो है आपका वी विल कवर थ्योरीज एंड न्यूमेरिकल फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ईयर। और आप जो है अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर सारे जो सब्जेक्ट हैं उनकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के किए हुए हैं, और काफ़ी बच्चे ऑलरेडी जो है जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम जब हुआ था 2021 में, 2021 में, देन दे गॉट सेलेक्टेड, सो यू कैन ऑल्सो वॉच दोज वीडियोज। एंड मेंस एग्ज़ाम की यहाँ पे अगर बात करते हैं अपन, तो आपका पहले कंपलसरी सब्जेक्ट आएगा, इसके अंदर हिंदी आ गया। हिंदी आपका होगा 100 मार्क्स का, मैक्सिमम 3 आवर्स का पेपर होगा आपका, जिसके अंदर सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे। हिंदी का सिलेबस जो आपका 12th स्टैंडर्ड तक जो आपकी ग्रामर होती है हिंदी, वो आएगी, जैसे इसमें संधि है, समास है, उपसर्ग प्रत्यय हो गए, पर्यायवाची विलोम शब्द हो गए, शब्द युग्म हो गए, जो अलग अलग वर्ड दो एक तरह के दे के रखे और उसका मीनिंग पूछते हैं। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द हो गया, वन वर्ड हो गया, शब्द शुद्धि हो गया आपका, कोई भी वर्ड दे देंगे और उसको सही करने के लिए बोलेंगे कि इसका करेक्ट फॉर्म लिखो, और ऐसे आपको सेंटेंस देंगे उसका भी करेक्ट फॉर्म लिखने के लिए बोलेंगे। और आपका जो है यहाँ पे मुहावरे हो गए, उसका आपको जो है मीनिंग नहीं लिखना है, आपको सेंटेंस बनाना है मुहावरे को यूज करते हुए, और ऐसे लोकोक्ति में भी आपको, ठीक है। फिर आपके जैसे इंग्लिश वर्ड दे देंगे, उसका हिंदी में मीनिंग पूछेंगे। फिर अगर सेकंड इसका पार्ट होगा उसकी बात करते हैं तो आपका संक्षिप्तीकरण हो गया, इसके अंदर आपको एक बड़ा सा आपको पैराग्राफ दे देंगे और उसको 1/3 आपको करने के लिए बोलेंगे। ऐसे ही आपका वर्गीकरण होगा, इलाबोरेट करने के लिए बोलेंगे, आपको एक लाइन दे देंगे और उसको बोलेंगे कि 1-1.5 पेज में लिखने के लिए। और लेटर राइटिंग हो गया आपका। उसके अलावा आपका ये जैसे निविदा हो गया, अधिसूचना, परिपत्र, ज्ञापन हो गया, ये सब के फॉर्मेट हैं। आपको एक क्वेश्चन देंगे कि ऐसे ऐसे कोई विज्ञप्ति जारी करने के लिए लिखें, तो आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपको कुछ इंग्लिश के सेंटेंस दे देंगे और उसको हिंदी में जो है ट्रांसलेट करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। फिर आपका थर्ड इसमें पार्ट आएगा, उसके अंदर आपको जो है यहाँ पे एक निबंध लिखना है। कोई भी आपको जो टॉपिक दे देंगे उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो हिंदी का सिलेबस ठीक है। अगर आप कोई वैसे तो हर एक एग्जाम के अंदर नॉन टेक्निकल सिलेबस आजकल आने लग गया है। बाकी अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ा है, काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप इसको जो है अभी से स्टार्ट कर दें। हिंदी पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आप डेली जो है आप एक टॉपिक लें, और इसके लिए मैं आपको बुक बता सकती हूँ। आपको एक रचना जो है आपकी ग्रामर की बुक आती है हिंदी की, या फिर इसके अलावा आप एक राघव प्रकाश हिंदी की बुक आती है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। रचना मोस्टली जो क्वेश्चन है रचना से आपके आ जाते हैं। बाकी अगर ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप राघव प्रकाश पढ़ सकते हैं, उसके लिए उसमें बहुत ज़्यादा ब्रॉड जो है आपके एग्जाम्पल दिए रहेंगे। तो हिंदी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका जैसे प्री एग्जाम हो जाएगा आपका अक्टूबर नवंबर में, तो उसके बाद में मेंस एग्जाम 3-4 महीने के अंदर आपका डेट उसकी दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप जो है अभी से स्टार्ट कर दें इसको। जैसे डेली आप संधि पढ़ रहे हैं तो पहले स्वर संधि एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन उसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसी तरह से आप फिर व्यंजन संधि हो गया, विसर्ग संधि हो गया। तो डेली आप अगर एक एक टॉपिक कवर करते हैं, छोटा छोटा आप बना ले कि 1 घंटे आपको हिंदी पढ़ना है, तो आप जो है इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं 3-4 बार, और उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और लेटर राइटिंग जो है इसके जो फॉर्मेट जो है वो आपको मैं बताऊंगी एग्जाम, जो भी एग्जाम के अंदर आएंगे उसके हर एक चीज़ के ऊपर अपन यहाँ पे जो है वीडियो लेकर आऊंगी मैं आपके लिए, तो आप उसमें भी देख सकते हैं और आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने की। जैसे आपका निबंध है तो
टाइम काफ़ी कम मिलेगा, 3 आवर्स का है वैसे तो एग्ज़ाम, लेकिन बहुत जल्दी टाइम हो जाता है इसके अंदर। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने की, और निबंध लिखने की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा उसके अंदर जो है नए नए कुछ क्योट्स होते हैं वो सब डाल सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट जो भी आपको लगता है कि लेटेस्ट जो भी इश्यू आ रहे हैं, जो भी इश्यू है लेटेस्ट, उसके बारे में भी निबंध लिखना आ सकता है। तो 1-2 टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं पहले ही, तो आप अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। फिर हिंदी के अलावा बात करते हैं, अपना कंपलसरी पेपर हो गया दूसरा, जिसके अंदर सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग जो आपका आता है। तो ये सिलेबस मोस्टली लोगों को नहीं पता रहता कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो अभी अपन सारी बात करेंगे इसके अंदर, कौन कौन सा टॉपिक क्या है, उसका मीनिंग क्या है और कहाँ से पढ़ना है। तो ये भी 100 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा, इसका भी पेपर का टाइम होगा, ठीक है। तो पहला आपको देख रखा है इसमें टॉपिक डेवलपमेंट प्रोसेसेस, ठीक है। तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सोशल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्राइटेरिया, ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट, एनर्जी कंजप्शन, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, जो भी आपके डेवलपमेंट, जो भी आपका जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया के अंदर, उन सब का क्या क्या आपको, जैसे सोशल इम्पैक्ट क्या होता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, साइंटिफिक इम्पैक्ट क्या होता है, या फिर उसका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या है। जैसे आपका नरेगा स्कीम की बात करते हैं अपन, नरेगा सब जानते हैं, इंडिया का आपका जो है इस नरेगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना करके, और राजस्थान में अलग से उसका मुख्यमंत्री के नाम से भी योजना चलती है। अब इसकी बात करेंगे तो सोशल एस्पेक्ट क्या होंगे आपके, कि पॉवर्टी कम होगी, लोगों की डेली इनकम होगी, कुछ ना कुछ उनका जो है मिनिमम वेजेस मिलेंगे उनके, तो वो अपना जो है भोजन वगैरह उसका आपका जो है अरेंजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। उनकी थोड़ी सी इज्जत भी रहेगी कि वो कुछ पैसे कमा रहे हैं। तो सोसाइटी के अंदर जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो होगा उनका, वो भी सुधरेगा थोड़ा। उसके बाद वो क्या करेंगे, एजुकेशन तक पहुंच बना सकते हैं। जो भी आपका मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनके वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। अगर कोई बीमारी है, पैसे नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करेंगे तो उनको इनकम होती है, तो अपना खर्चा आराम से ले सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक के अंदर आ जाएगा आपका रहने का व्यवस्था हो गई, खाना पानी भी ले सकते हैं आराम से, जो भी है अपना। साइंटिफिक क्या क्या इससे मिलेंगे, कि अपन जो नरेगा होता है उसके अंदर क्या क्या काम किए जाते हैं। जैसे आप इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की बात करते हैं, तो उसके अंदर जैसे आपका जो सामाजिक जो भी संपत्ति है उसके देख रेख करना है, पानी पानी वगैरह हो गया, पेड़ पौधे हो गए, इन सब के बारे में ध्यान रखना है, साफ सफाई करनी है, ये सब करना है। तो ये सब साइंटिफिक क्या हो जाएगा आपका, कि जैसे एनवायरनमेंट हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में, या फिर उसको जो है अपन टेक्नोलॉजी इसके अंदर अगर लेके आएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का आजकल सब जगह पे यूज हो रहा है, तो वो सब उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे अपन, तो ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरह से टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो गए उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें जो है हर एक स्कीम आप सोच सकते हैं, और उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या क्या इसके अंदर सोशल, इकोनॉमिक और साइंटिफिक फैक्टर्स होंगे, उनमें क्या क्या रिलेशनशिप होता है डेवलपमेंट के लिए। जो भी योजनाएं चलती है, जैसे ये कैनाल प्रोजेक्ट होते हैं, कैनाल प्रोजेक्ट के सोशल इम्पैक्ट क्या होंगे, इकोनॉमिक क्या होंगे, साइंटिफिक क्या होंगे, और ये सब चीज़ें आपके बारे में पढ़नी है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हो गया आपका, जैसे जीडीपी होता है, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, उसके अंदर से आप डिप्रिसिएशन को हटा देंगे तो आपका जीएनपी आ जाता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। एनर्जी कंजप्शन हो गया, कि क्या क्या एनर्जी जो है कितना कंज्यूम करना है, कहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगे। दूसरा है आपका रूरल इकोनॉमी हो गया, आपका रूरल के अंदर क्या है, मोस्टली इकोनॉमी का जो भी बेस होता है वो एग्रीकल्चर होता है, इसके साथ ये एमएसएमई होता है अपना, तो वो रूरल इकोनॉमी में आ जाएगा आपका। पॉवर्टी की अगर बात करते हैं अपन, तो आप देख सकते हैं वही सेंसस के हिसाब से आपको देखना है पॉवर्टी में क्या क्या होता है। 3 आपके स्टैंडर्ड लिए जाते हैं इसके अंदर, एजुकेशन हो गया, उसके अलावा लिविंग स्टैंडर्ड हो गया आपका, या फिर इसके अलावा हो गया आपका हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, वहाँ तक क्या पहुँच है क्या लोगों की, नहीं है, कितनी है, क्या नहीं है, वो सब। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया आपका, अनएम्प्लॉयमेंट सब जानते हैं। उसके अलावा देखो ये एक्सट्रोड्यूस टू अर्बन एरियाज हो गए, लैंड एक्विजिशन एक्ट हो गया आपका, भूमि अधिग्रहण जो अधिनियम है, जिसको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा हो। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हमने जैसे एलपीजी पॉलिसी लेकर आया था इंडिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के अंदर क्या होता है आपका, अपन ओपन कर देते हैं सबके लिए, वो रूल्स में जो है अपन थोड़ा लिबरल हो जाते हैं। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके अंदर डब्ल्यूटीओ जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आपके,
ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया आपके, जो आईपीआर होता है, प्रॉपर्टी आईपीआर एक्ट होता है, उसके अंदर आपका जो है, जो भी आईपीआर के अंदर जैसे प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं आपके, जो भी उसके अंदर जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब के बारे में जो है डील करना, उसके रूल्स क्या हो गए और ये सबसे रिलेटेड ये ट्रिप्स जो है आपका, ये एक समझौता है इंटरनेशनल लेवल का। क्वालिटी एश्योरेंस हो गया आपका, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पता है आपको, कोई भी बिजनेस होता है या फिर अपन कोई भी प्रोजेक्ट चलाते हैं उसकी क्वालिटी और क्या सभी चीज़ों के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेशन सब जानते हैं। और थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड मटेरियल रिसोर्सेज, ये अपन एक बार डिस्कस करेंगे अलग से वीडियो के अंदर, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल मेथड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया। इसके अंदर आपको क्या क्या करना है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अपन बनाते हैं तो अपन कहाँ कहाँ से फंडिंग करेंगे, उसकी किस तरह से चलाएंगे, क्योंकि अपने पास इतना तो बजट होता नहीं है कि हम हर एक स्कीम जो है अपने बजट से चला ले। तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर पीपीपी को इंक्लूड कर लेते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके अंदर अपने पास जैसे बीओटी हो गया, बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफर कर देते हैं अपन। जैसे कोई भी प्राइवेट फर्म है उसको अपन कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, बिल्ट करेगा, ऑपरेट करेगा, पैसे कमा लेगा और फिर अपन जो है इसको ट्रांसफर कर देगा गवर्नमेंट को, या फिर गवर्नमेंट भी क्या करेगी, बिल्ड करेगी, फिर उसको ऑपरेट करेगी और किसी निजी फर्म को जो है ट्रांसफर कर देगी, तो उसको ऑपरेट करता रहता है। जैसे अपने टोल टैक्स वगैरह हो गए, ये सब के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। केस स्टडीज फॉर रिसेंट प्रोजेक्ट इन राजस्थान, जैसे राजस्थान में रिफाइनरी हो गए, जैसे अपनी एचपीसीएल और राजस्थान सरकार ने मिलके, और ये आपका जो है बाड़मेर के अंदर आपकी पेट्रोलियम रिफाइनरी बनाई है। और ट्रिपल आईटी हो गया आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनएचएआई हाईवे हो गया। इन सब की केस स्टडीज के बारे में आएगा, मतलब क्या क्या इसके इम्पेक्ट हैं, क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जैसे वेस्टर्न डेडिकेटेड है, नॉर्दर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, तो उन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जैसे अपने इंडिया में 2008 में स्टार्ट हुआ था, अभी इसका सेकेंड फेज और चल रहा है। तो कितने फेजेज है, पहले फेज के अंदर जो पहला पार्ट था उसमें आपके ए बी सी 3 चले थे, अभी सेकेंड फेज इसका चालू हो रखा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो कब स्टार्ट हुआ था, कौन सा फेज कहाँ से कहाँ तक है, वो सब के बारे में पढ़ना, ठीक है। टेक्नोलॉजी फॉर रूरल एंड डेजर्ट एरिया आपका हो गया, रूरल और डेजर्ट एरिया में अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का, ये अपन थोड़ा दिमाग से अगर यूज करेंगे तो अपन लिख सकते हैं इसको। करेक्टरिस्टिक फॉर डेजर्ट एरिया हो गया, थार डेजर्ट हो गया, अपना डेजर्टिफिकेशन हो गया, क्या होता है डेजर्ट जो बढ़ता जाता है डेजर्टिफिकेशन होता है, वो कंट्रोल कैसे करना है अपन, जैसे अपन पेड़ पौधे अभी चल रहा है वो एक पेड़ माँ के नाम अभियान हो गया, या फिर अपन जो है एग्रीकल्चर जो रिसोर्सेज हो गए अपने उनका डेवलपमेंट करेंगे, रिवर प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, वो सबसे कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सैंड ड्यून्स हो गए जो अपने इसमें वेस्टर्न राजस्थान में मिलते हैं, जैसलमेर बाड़मेर हो गया इस साइड में, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए अपन क्या क्या करेंगे, ठीक है। रूरल एनर्जी नीड हो गया आपका, रूरल के अंदर एनर्जी की क्या क्या नीड होती है अपने एग्रीकल्चर के लिए हो गई, एमएसएमई के लिए हो गई। डिफोरेस्टेशन हो गया, जैसे अपन वन उन्मूलन करते रहते हैं बार बार लोग एग्रीकल्चर के लिए या फिर और चीज़ों के लिए, अपन जो है एनर्जी जो भी रिफाइनरीज बना रहे हैं जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, इसके लिए भी अपन डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, क्या क्या इम्पेक्ट होंगे उसके, ये सब। मॉडर्न सोलर अप्लायंसेज हो गए, जैसे सोलर पंप हो गया आपका, रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट हो गए, ये सब। सोलर पावर और विंड पावर जनरेशन के अंदर क्या क्या चैलेंजेस है आपके, और कनेक्शन से ग्रिड ग्रिड कनेक्शन करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस होंगे आपके, वो सब चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। तो सोलर और विंड जो आपकी स्कीम है नई नई या फिर जो भी अपन कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ सकते हैं, चैलेंजेस क्या क्या है वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं रूरल इंडस्ट्री की, तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन आ जाएगा, कि सोयल कंजर्वेशन के लिए क्या करेंगे अपन, वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या क्या करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, वाटर सेट प्लानिंग हो गया, थर्मल कंफर्ट एस्पेक्ट ऑफ हाउसिंग हो गया, हाउसिंग प्रोजेक्ट जो भी चला रखे अपन ने। रूरल और डेजर्ट एरिया में ट्रांसपोर्टेशन का अपना क्या सिस्टम है, डिजास्टर मैनेजमेंट, फेमिनी, ये सब क्या क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये ज़्यादा कुछ पढ़ने में ऐसा लगता है कि बहुत ही ब्रॉड और क्या अजीब सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इसका जो है मीनिंग इसका अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अपने राजस्थान में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं या तो उनके बारे में होगा, या फिर हर एक एरिया के अंदर जो भी दे रखा है उसका क्या इम्पेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं अपन, डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं, और जो भी इम्पेक्ट होगा उसको दूर करने के लिए अपन क्या क्या उसमें कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये आप देख सकते हैं पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई, 3 फेज में चली थी ये,
और इसमें कौन कौन सा फेज कब कब चला था, वो सब के बारे में आप देख सकते, पढ़ना है इसको, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हो गया आपका, जो 2005 में आया था, और उसके क्या क्या प्रोविजन है आरटीआई के अंदर, किस तरह से आपको एप्लीकेशन करनी है, इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, डेफिनेशन क्या है इसकी, और क्या क्या इसके अंदर जुर्माने वगैरह, जो भी फाइन लगता है, जो भी पीआईओ होता है उसके ऊपर, या फिर अपील कहाँ कर सकते हैं आप, फर्स्ट अपील हो गया, सेकंड अपील हो गया, वो सब चीज़ें पढ़नी है आरटीआई में, ठीक है। फिर आ गया आपका टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड ट्रांसफर हो गया, ठीक है। पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जैसे अपन मोनेटाइजेशन कर रहे हैं या पीपीपी जो प्रोजेक्ट चलाते हैं, उसके अंदर अपन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करते हैं, तो वो सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन हो गया, इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल लॉज हो गए, ठीक है। सोशल साइंसेज टू हिस्ट्री होगी इसकी इंडस्ट्रीज जो है उसकी सोशल साइंसेज की एप्लीकेशन क्या क्या है। लीडरशिप क्या है, लीडरशिप के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जैसे लीडर क्या होता है, और लीडर का क्या काम होता है, क्या क्या करता है, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, लीडर को क्या करना है, अपने जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो भी उस सब के बारे में, उनके बारे में क्या करना है, उनमें जो है अपना संबंध स्थापित करना है, और जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन का एम है उसको पूरा करना है, बस यही काम करना होता है लीडरशिप के लिए। उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं ये सब आप जानते हैं, ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और रिलेशन बनाए लोगों के साथ में, लोगों को प्रमोट करे, उनको मोटिवेट करे, ये सब चीज़ें लीडरशिप में आ जाएंगे आपके, ठीक है। सुपरविजन के अंदर हो गया, आप जैसे किसी को भी अपन काम दे देते हैं तो उसका सुपरविजन करते हैं, तो क्या क्या करना चाहिए, जैसे सुपरविजन टाइम टू टाइम कर लेना चाहिए अपन को, उसके कुछ रूल्स होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए, रूल्स के हिसाब से चले, और ये सब। लेबर रिलेशन हो गया अपना, लेबर रिलेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। ट्रेड यूनियंस हो गई बहुत सारी, हर एक डिपार्टमेंट हो गया या फिर फील्ड हो गया, जैसे मजदूर हो गए, किसान हो गए, और फैक्ट्री के कर्मचारी हो गए, सबके ट्रेड यूनियंस होती हैं, तो क्या क्या काम करते हैं ये सब आप देख सकते हैं। एसोसिएशन आप समझ सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। सेलियंट फीचर्स ऑफ फैक्ट्री एक्ट हो गया, उसको पढ़ना है। वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट पढ़ना है। मिनिमम वेजेज एक्ट, जैसे 4 तरह के कुशल, अर्ध कुशल और 4 तरह के जो भी वेजेस मिलते हैं उसको एक्ट को पढ़ना है। नरेगा प्रोजेक्ट जिसकी अपन बात कर रहे थे वो आ गया आपका। नरेगा क्या है, कब चालू हुआ था, क्या क्या काम करना होता है, और कौन कौन इसके अंदर जो भी है करता है अपना, जो सुपरविजन कौन करता है, क्या है। मोटिवेशन हो गया, मोटिवेशन क्या है, किसी चीज़ को करने के लिए अपन को मोटिवेट होना, लगे रहना उसके ऊपर, और उसके आपको जो है आपके जो भी एम है, रिजल्ट है, वो ले लेने हैं, ये मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन के बारे में पढ़ लेना आपको। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो गया, जैसे अपन इंटरपर्सनल भी होते हैं, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल भी होते हैं, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लोगों के अलग अलग वैल्यूज होते हैं, थॉट्स अलग हैं उनके, प्रिजुडिस होता है, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं लोगों के बीच में, तो उसको कैसे मैनेज करना है ये सब पढ़ना है, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात करते तो अप्रेजल हो गया आपका। अप्रेजल सब जानते हैं क्या है, किस तरह की क्या क्या टेक्निक है, 360 हो गया, 720 हो गया, ये सब। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडीज हो गया। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, यूज ऑफ सीपीएम और पर्ट जो नई टेक्नोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो पढ़नी है। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है वो पढ़नी है आपको। इंटरनल रोल ऑफ रिटर्न हो गया, रिटर्न जो अपन भर रहे हैं उसका क्या रोल है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हो गया आपका। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है आपका। डिप्रिसिएशन हो गया, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हो गया आपका। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग बाय सैप एंड अदर सॉफ्टवेयर। तो ये सब जो है आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है थोड़ा, तो ये आप जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में अपन यूट्यूब पे मैं वीडियोस नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट जो है अपने वो ही करेंगे अपन, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है अपने पास में। तो ये आप जो है या तो आप चैट जीपीटी से भी देख सकते हैं, हर एक जो भी यहाँ पे टर्म दे रखी है उसके बारे में, तो वो आपको काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन इसका देगा। या तो आप जो है गूगल करके कोई अच्छी वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं इनको, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है, तो हर एक टॉपिक के बारे में आप सोच सकते हैं कितना ही आएगा, तो उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा जो है नॉलेज ले सकते हैं सबके बारे में। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स डिप्लेशन हो गया, आपको पता है अपना जो है कितना क्लाइमेट चेंज हो रखा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पोल्यूशन क्या चल रहा है, रिसोर्सेज डिप्लेशन हो रहे हैं, अपन नए नए प्रोजेक्ट चलाते हैं तो रिसोर्सेज उतना ही अपन यूज में लिए जा रहे हैं, डिप्लेशन होता जा रहा है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, अपन सोलर विंड ले रहे हैं या फिर थर्मल वगैरह, ये सब न्यूक्लियर यूज करते हैं, तो अपना एनवायरमेंटल कितना डिग्रेड होता है, कार्बन जो है अपना वो फुटप्रिंट निकलता है, और ये सब हजार्ड ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, माइनिंग एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो गया।
तो ये आप एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, इसके बारे में नॉर्मली सबको पता रहता है क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, यूटिलाइजेशन क्या क्या करते हैं अपन, फ्लाई ऐश हो गया वगैरह, ये सब के बारे में। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स हो गया, इसके जो भी प्लांट है अपने, जैसे रिफाइनरी अपने बाड़मेर में है वो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से ही बेसिस है। एसपीसीएल और राजस्थान 74-26% 26 के रेशियो में अपना जो है यहाँ पे फंडिंग है। डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू पोल्यूशन, एक्सप्लोजन एंड कंटिन्यूसली रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वही अपन जो है अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रहे हैं, व्हीकल्स का इतना यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या क्या अपना नेचुरल रिसोर्सेज पे उसका इम्पैक्ट है, ये सब के बारे में। प्रोजेक्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी होगी, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गया आपका, ग्रीन स्टील हो गया, या फिर नैनो यूरिया की बात करते हैं, वो सब ग्रीन टेक्नोलॉजी में आ जाएगी आपके। कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया अपना, कि अपन अपना भी काम निकाल लें और अपनी फ्यूचर जो जनरेशन आएंगी उनके लिए भी छोड़ दें उस रिसोर्सेज को, वही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो नेशनल एनवायरमेंटल लॉज हो गए आपके, कार्बन फुटप्रिंट हो गया, कार्बन क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। डंपिंग ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट मेथड एंड मॉनिटरिंग। रेडियो एक्टिव जो है आपका डंपिंग क्या करते हैं, वेस्ट जो है इसका मेथड क्या क्या है, मॉनिटरिंग क्या है, हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, रेडियो एक्टिव जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब पता है आपको। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी हो गया आपका, प्रोजेक्ट डिजाइनिंग और ये सब के अंदर आईटी का कितना यूज चल रहा है अभी, जो आईटी नई पॉलिसी भी आई है अपनी, और ये सब के बारे में। इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, मॉनिटर कैसे करते हैं, वो पढ़ना, ठीक है। फिर अपन ऑप्शनल सब्जेक्ट में बात करते हैं, तो अपना 2 पेपर जो है आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के होंगे आपके। एक आपका जो है 2 डिवाइड कर रखे हैं, 2 पार्ट के अंदर, आधे सब्जेक्ट जो है एक पेपर में आएंगे, आधे दूसरे पेपर के अंदर आएंगे। तो वही आपका प्री में जो भी सब्जेक्ट है वही आपके मेंस में सब्जेक्ट है, देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट, फील्ड थ्योरी हो गया, इलेक्ट्रिकल मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, ये सब आपका पहले पेपर में आ जाएगा। फिर दूसरे में मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ये आपका सेकंड पेपर के अंदर आ जाएगा। तो जो आपका मेंस का सिलेबस है वही आपका प्री का सिलेबस है, दोनों सिलेबस बराबर है, बस मेंस के अंदर ये है कि आपको रिटर्न आएगा और प्री के अंदर आपको जो है एमसीक्यू टाइप का पेपर आएगा। तो आप जो है पहले मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपका प्री भी उसके साथ कवर होता जाएगा। इसके साथ ही आप हिंदी भी स्टार्ट कर सकते हैं साथ में, तो आपका कवर होता चला जाएगा। और अब हर सब्जेक्ट के ऊपर जो है अपन हर टॉपिक के ऊपर नए वीडियोस डेली लेकर आएंगे। तो आप देख सकते हैं सिलेबस आपका काफ़ी लेंथी लग रहा है यहाँ पे, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, जैसे सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी लग रहा है आपको, लेकिन इसके अंदर आपको बेसिक नॉलेज लेना है हर एक टॉपिक के बारे में, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। जो भी आपका टॉपिक यहाँ पे लिखा हो, जैसे WTO है तो WTO के बारे में लिखना, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कितने कंट्री मेंबर्स हैं, इसके क्या क्या काम करता है, ठीक है, बस इतना हो गया, बस बहुत है। ऐसे ही आपको जैसे BOT दे रखा है, तो BOT में क्या होता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर होता है, क्या क्या करते हैं, ठीक है, 2-4 चीज़ें आपको पढ़नी है, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस बड़ा है आपका, तो हर एक टॉपिक आप थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे तो आपका हो जाएगा, और 100 मार्क्स में आएगा आपका। तो आप जो है इसको देख सकते हैं, और अभी से इसको भी पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपके सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। बेसिकली ये टॉपिक जो है आपका जीके टाइप के ही हैं सारे, बस ये है कि हर एक टॉपिक जो भी जीके का टॉपिक आपका, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उस सब के अंदर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर देना। आपको हर एक टॉपिक को टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में देखना है, कि कोई भी आप प्रोजेक्ट है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, उसके इम्पेक्ट क्या है, वो सब चीज़ें, तो थोड़ा सा उस बेसिस के ऊपर ये डिज़ाइन किया गया, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी हिंदी मैंने आपको बता दिया, इसकी बुक बता दी है, रचना और राघव प्रकाश से पढ़ सकते हैं। और हिंदी के फॉर्मेट जो है वो अपन डिस्कस कर लेंगे थोड़ा, और इलेक्ट्रिकल टेक्निकल सब्जेक्ट जो है वो हर एक सब्जेक्ट के वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।